नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से खबर है, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। आपको बता दें कि दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में वैक्सीन की दूसरी डोज आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लगाई। उनकी पत्नी ने भी वैक्सीन लगवाई है। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की पत्नी ने भी आज वैक्सीन लगाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। एक बार आपको फिर से बता दें कि बढ़ते कोरोना को लेकर हर किसी से अपील की जा रही है कि आप भी अपने सेंटर्स में जाकर वैक्सीन जरूर लगवा लें, क्योंकि कोरोना के अटैक एक बार फिर से जबरदस्त आया है। ऐसे में ये तस्वीर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। स्वास्थ्य मंत्री अपने पत्नी के साथ पहुंचे और वैक्सीन की दूसरी डोज आज लगवाई। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जिसको वैज्ञानिकों के द्वारा सब प्रकार के अध्ययन के बाद कंपाइल करके और देश के लोगों से शेयर किया जाता है, उन्हीं इंफॉर्मेशंस के ऊपर आप विश्वास करें। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये भी है कि दूसरी डोज लेने के भी लगभग 2 हफ्ते के बाद शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। इसलिए वैक्सीनेशन ले लिया, उसके बाद आपको लापरवाही करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। पूरी तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी ठीक प्रकार से मास्क का इस्तेमाल, 2 गज की दूरी और अपने हाथों को बराबर साबुन से धोते रहना, भीड़ भड़ाके के इलाकों से बचना, जो ऐसे बड़े डिजीज को बड़े पैमाने पर स्प्रेड करने वाले मैसिव स्प्रेडर इवेंट्स जो होते हैं जगह जगह पर, उनमें जहां तक हो सके हम शिरकत ना करें, ये आवश्यक है। मैं देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भारत में अब तक लगभग 6 करोड़ और 11 लाख वैक्सीन्स देश के अंदर लगाई गई हैं। अभी 6 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन की डोजेज हम दुनिया के 84 देशों को भेज चुके हैं। तो 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, ये कह रहे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे, ये खबर है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। 1 अप्रैल को लगवा सकते हैं कोरोना वैक्सीन। सिविल अस्पताल में लगवा सकते हैं कोरोना वैक्सीन। 1 अप्रैल से 45 साल के अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। 1 अप्रैल को संभव है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वैक्सीन लगवाएं। और एसके वाजपेयी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। एसके वाजपेयी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में भी कोरोना को लेकर एक भयावह तस्वीर सामने आ रही है। रोज जो है आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री कोरोना वैक्सीन लगवाकर एक संदेश भी देना चाहते हैं। बिल्कुल, हम देखें बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन चल रहा है। उत्तर प्रदेश देश का वो प्रदेश है जिसने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया है। संडे को छोड़कर प्रत्येक दिन यूपी के विभिन्न जिलों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी वैक्सीन कल लगवाएंगे और लगवाने के बाद एक संदेश देने की कोशिश होगी पूरे प्रदेश के उन लोगों को जिनके मन में कहीं न कहीं वैक्सीन को लेकर शंका है। उस शंका को दूर करने की कोशिश होगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जब वैक्सीन लगवाएंगे तो कहीं एक संदेश लोगों तक जाएगा जिनके मन में वैक्सीन को लेकर अभी अगर किसी प्रकार की शंका है, शंका को दूर करने की कोशिश होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ के जिला स्तर के हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में वैक्सीन
लगवाएंगे और उसके बाद केरल में दौरे पर भी जाएंगे, जिसमें वो बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर केरल में जनसभाएं करेंगे। तो निश्चित है कि ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम 1 अप्रैल को होगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ वैक्सीनेशन के साथ ही रैली भी करेंगे, जिस दौरान एक संदेश देने की कोशिश होगी कि वैक्सीनेशन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और आप अपने नित्य प्रतिदिन के काम को नॉर्मली कर सकते हैं, जिसका संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ वैक्सीनेशन कराने के बाद रैली करके देंगे, ताकि लोगों को यह पता रहे कि वैक्सीनेशन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने केरल की यात्रा जी और साथ में वहां पर जनसभा भी की। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि ये खबर भी है 1 अप्रैल को केरल जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को वैक्सीन लगाएंगे, यानी कि लोगों को संदेश देंगे। लोगों के मन में जो झिझक है थोड़ी बहुत वैक्सीन को लेकर, आप बिल्कुल ना रखें, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है वो बेहद ही खतरनाक है। इसलिए आप भी अपने अपने सेंटर्स में, अस्पताल में जाकर जरूर कोरोना वैक्सीन लगवाएं। और मुख्यमंत्री 1 तारीख को कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे और उसके बाद सीधे सीधे वो केरल जाएंगे एक जनसभा को संबोधित करने के लिए। आपको बता दें कि केरल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा करेंगे। 3 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये खबर है। और हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जो कि लगातार बने हुए हैं, एसके वाजपेयी, खबर है कि 3 सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। प्रचारक के तौर पर बीजेपी के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं, जहां उसने पश्चिम बंगाल, असम और विभिन्न राज्यों में पहले भी प्रचार किया है। और लगातार जो ये वर्तमान में 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, उसमें अब केरल में सीएम योगी आदित्यनाथ का 1 अप्रैल का कार्यक्रम लगा है, जहां वो 3 जनसभाएं करेंगे। और कहीं न कहीं इन जनसभाओं से एक संदेश देने की कोशिश होगी कि किस तरीके से वामपंथी और साथ ही साथ में कांग्रेस शासन को हटाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार की क्या कहीं न कहीं जहां जहां वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश के मॉडल को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश अपने बल पर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए लगातार अग्रसर है। और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और बाकी चीजों को लेकर जिस तरीके से काम हुआ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या निवेश लाने की बात हो, रोजगार की बात हो, इन बहुत सारी चीजों को लेकर विपक्ष पर हम पे बोलेंगे। तो निश्चित है कि यह महत्वपूर्ण दौरा होगा, जिसमें बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ इन रैलियों को संबोधित करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 अप्रैल को 3 सभा को संबोधित कर सकते हैं बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में। आपको बता दें कि लगातार बंगाल हो या केरल, सभी जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अहम योगदान देखने को मिल रहा है और अधिक से अधिक सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसटीएफ ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्तार अंसारी को लेकर जल्द हाई लेवल बैठक होगी। बैठक में मुख्तार को यूपी लाने के रूट पर चर्चा की जाएगी। मुख्तार को पंजाब से लाने के लिए स्पेशल टीम एसटीएफ की जाएगी। मुख्तार को लेने के लिए स्पेशल टीम पंजाब जाएगी। आपको बता दें कि इस वक्त मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी शुरू हो गई है और बहुत ही जल्द एक हाई लेवल की बैठक होगी और इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि किस रूट से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाए। तो मुख्तार अंसारी को लेकर जल्द ही हाई लेवल बैठक होगी। बैठक में मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने के रूट को लेकर चर्चा होगी। मुख्तार को पंजाब से लाने के लिए स्पेशल टीम को रवाना किया जाएगा। बहुत ही जल्द एसटीएफ की टीम मुख्तार को लेने के लिए पंजाब जाएगी और इसकी तैयारी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द सौंपा जाएगा मुख्तार अंसारी को और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह तैयारी शुरू हो गई है कि किस रूट से लाया जाए। यानी मुख्तार अंसारी को लेकर बहुत ही जल्द एक हाई लेवल की बैठक होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर है, कृषि कानून पर गठित कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। कमेटी ने सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी है। अनिल घनवट की अध्यक्षता में बनी थी कमेटी। केंद्र किसानों के गतिरोध के बीच एससी ने गठित की थी ये कमेटी और फिलहाल कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। तो केंद्र किसानों के बीच गतिरोध के बीच जो एससी ने एक कमेटी गठित की थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। कृषि कानून पर गठित कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। सील बंद लिफाफे में एससी को रिपोर्ट सौंपी गई है कमेटी के द्वारा। अनिल घनवट की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है और फिलहाल किसानों को लेकर कृषि कानून, जो 3 नए कृषि कानून बने हैं और जिसे लेकर आंदोलन चल रहा है,
और उस वन को खत्म करने को लेकर, यानी फिर कानून और किसानों के बीच, सरकार और किसानों के बीच जो इस वक्त गतिरोध चल रहा है, जो बातें हो रही है, उन तमाम चीजों के मद्देनजर एक कमेटी बनाई गई थी केस। और एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। ब्रजेश श्रीवास्तव जी, काफी दिनों से इस पर मंथन भी चल रहा है, आंदोलन भी चल रहा है, कमेटी भी बनाई गई है और कमेटी ने अब रिपोर्ट भी सौंप दी है। क्या लगता है आपको कि इस रिपोर्ट के बाद किसानों की तरफ से, जो पहले से किसान कह रहे हैं कि जितने भी लोग इसमें कमेटी में हैं वो हमारे पक्ष के नहीं हैं, इस रिपोर्ट के बाद कुछ असर हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कृषि बिल के खिलाफ लगातार किसान आंदोलनरत हैं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को आदेश के बाद जो है एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी जो गठित की गई है, उसके बाद उसने अपनी रिपोर्ट, जो इनिशियल रिपोर्ट है, उसको भी प्रोड्यूस किया है और अपने अपने रिपोर्ट बेहद अहम हो जाती है। जी ब्रजेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन संपर्क टूट गया है। हम फिर से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क जोड़ने की, लेकिन आपको बता दें कि आज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट एससी में सौंप दी है। सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट उन्होंने एससी को सौंपी है। कृषि कानून पर गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। और आपको एक बार फिर से बता दें कि किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है और इससे बहुत दिक्कत भी हो रही है। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन वार्ता में किसी प्रकार की सहमति नहीं बनी। किसानों की तरफ से सीधे सीधे कहा जा रहा है कि जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं लिया जाएगा, आंदोलन भी वापस नहीं होगा। और चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी हो, सिंघू हो, उन सब तमाम जगहों पर किसान बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ तादाद में ज़रूर इस वक्त आंदोलनरत हैं, आंदोलन पर, धरना पर बैठे हुए हैं। और ब्रजेश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी बताइए। सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था जी। इसमें भारतीय किसान यूनियन के भूपिंदर सिंह मान, शेतकारी संगठन के अनिल धनवत, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी शामिल थे। जो है सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी जो कमेटी को लेकर के भी जो है किसानों ने, जो किसान आंदोलन कर रहे थे, जो है उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि ये जो कमेटी है, ये कमेटी उनके अनुकूल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भूपिंदर सिंह मान जो थे पहले, उन्होंने इस कमेटी को छोड़ भी दिया था उसके बाद जो है। तो बहुत सारे ऐसे कन्फ्लिक्ट रहे जो इस कमेटी में रहे। अब इनकी इनिशियल रिपोर्ट को लेकर के एक बार फिर से कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो सकते हैं, बातचीत हो। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि कमेटी ने रिपोर्ट तो सौंप दी है, लेकिन रिपोर्ट के बाद हो सकता है कि संगठन की तरफ से कई सवाल पहले भी खड़े किए जा चुके हैं और अभी भी सवाल खड़े हो सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि रिपोर्ट यही है कि कमेटी ने, यानी अनिल घनवट की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, फिलहाल उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है सुप्रीम कोर्ट में। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। यूपी के वित्त विभाग में कोरोना बम फूटा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से खबर है, जहां पर वित्त विभाग में कोरोना बम फूटा है। विशेष सचिव ओपी द्विवेदी समेत दर्जनों कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वित्त विभाग का अनुभाग E11 सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसी सेक्शन से जारी होता है गृह और समाज कल्याण का बजट। प्रभावित अनुभागों को सील कर दिया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि वित्त विभाग, यानी उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग में कोरोना बम फूटा है, यानी कि 1 दर्जन से ज्यादा जो कर्मी हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विशेष सचिव ओपी द्विवेदी के साथ साथ 11 और कर्मचारी ने कोरोना टेस्ट जब करवाए गए तो पॉजिटिव पाया गया है। प्रभावित अनुभागों को फिलहाल सील कर दिया है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, यानी कोरोना का कहर लगातार जारी है। वित्त विभाग में भी कोरोना बम फूटा है। विशेष सचिव ओपी द्विवेदी समेत दर्जनों कर्मी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। और प्रभावित अनुभागों को सील किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, खासकर वित्त विभाग की तरफ से जो खबर आ रही है उसमें यह कि विशेष सचिव सहित 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और आदित्य द्विवेदी जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। आदित्य, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सचिवालय में लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले भी 12 मरीज सचिवालय में मिल चुके हैं, जिसमें वो सेक्शन शिफ्ट कर दिया गया था। अब इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण, खासतौर से मार्च के वक्त
क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है, ऐसे में वित्त विभाग का बड़ा रोल होता है। जो भी बचा हुआ बजट होता है उसको सैंक्शन किया जाता है और उसको बड़ा बारीकी से देखरेख होता है और क्लोजिंग भी होती है, बैलेंस शीट भी मिल रही होती है। ऐसे में होली के अवकाश पर भी कर्मचारियों को ऑफिस आना होता है और अपने कार्य को पूरा करना होता है। ऐसे में जो E11 है, अनुभाग है वित्त विभाग का, उसको प्रभावित कर गया है कोरोना। वहां पर कई पेशेंट मिले हैं और जो विशेष सचिव है OP द्विवेदी, उनको भी कोरोना पॉजिटिव आ गया है, इसलिए को फिलहाल बंद कर दिया गया है। जैसा मैंने अपने दर्शकों को बताया कि क्लोजिंग की वजह से वित्त विभाग 31 मार्च और बल्कि 1-2 अप्रैल तक बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उस लिहाज से ये बहुत परेशानी का सबब बन गया है। जी आदित्य जी, निश्चित तौर पर परेशानी का सबब तो बन ही गया है, लेकिन सवाल यह है कोरोना को लेकर। कोरोना पिछले बार की तरह इस बार भी उससे ज़्यादा तादाद में जो मरीज पाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चाहे वो वरिष्ठ पदाधिकारी हो, चाहे वो आम जनता हो, किसी के चेहरे पर खौफ नहीं है कोरोना को लेकर। क्या इसके कोई फिर से उपाय किए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं? देखिए, सरकार अपने लेवल से स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ा रही है और सख्ती बढ़ाती चली जा रही है। लोग अगर जागरूक ना हुए तो इतना तय है कि सरकार को पिछली बार की तरह मास्क न लगाए पर पकड़े जाने पर 100 रुपए चालान, 200 रुपए चालान, इस तरह की सख्ती करनी पड़ जाएगी। अभी तो सिर्फ चेतावनी दी जा रही है, एहतियातन सावधान किया जा रहा है, लेकिन लोग अभी मानने को तैयार नहीं है। जबकि पिछले वर्ष ये सब चीजें बताने में नई बात थी। अब जबकि लोग जान चुके हैं कोरोना कितना खतरनाक है, घातक है, उसके बाद भी उनका जागरूक ना होना अफसोस की बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, खबर मुरादाबाद से है, जहां पर दबंगों की दबंगई सामने आई है। दबंगों ने घर में घुसकर हमला किया है। आपको बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दबंगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। मुरादाबाद से खबर है, जहां पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। घर में घुसकर हमला किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। फिर क्या था, दबंगों ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा, पुलिस पर भी हमला कर दिया है। हमले में सब इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र सिंह घायल हुए हैं। मामला दर्ज कर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी लोगों की तलाश में पुलिस जुट गई है। कटघर थाना क्षेत्र के नंद कॉलोनी की यह घटना है, जहां पर दबंगों का कहर देखने को मिला है। दबंगों ने घर में घुसकर एक शख्स पर हमला किया। हमले के बाद, यानी कि हमले की सूचना जब पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस पर भी हमला किया गया। सब इंस्पेक्टर इसमें जख्मी हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर बिजनौर से, जहां पर सोशल मीडिया पर पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। दुकान की फ्लेक्सी फाड़ने को लेकर पथराव हुआ था। पथराव में घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी किया है। सिहारा थाना इलाके के तकी सराय का यह मामला है, जहां पर पथराव किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सिहारा थाना इलाके के तकी सराय का यह मामला है, जहां पर सोशल मीडिया पर पथराव का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। दुकान की फ्लेक्सी फाड़ने को लेकर यह पथराव किया जा रहा है, यानी कि दुकानदारों से विवाद शुरू हुआ और विवाद के बाद यह विवाद इतना बढ़ गया कि तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से सीधे सीधे पत्थरबाजी की जा रही है। और इस पत्थरबाजी करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की तलाश में पुलिस, यानी कि इस पत्थरबाज की तलाश में पुलिस जुट गई है। खबर आगरा से, आगरा में पुरानी रंजिश के चलते भिड़े 2 पक्ष। आपको बता दें कि 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक मारपीट होती रही, पत्थरबाजी भी हुई। एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी है। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना बाह क्षेत्र के ब्रिसंगपुरा गांव का ये मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आगरा की तस्वीर है और आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में कई लोग जख्मी हो गए हैं। फिलहाल पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। लाठी डंडों से पीटा गया है और पत्थर से भी हमला किया गया है, पत्थरबाजी भी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये पुरानी रंजिश को लेकर आपस में ही मारपीट हो गई और इसमें एक शख्स जो कि गंभीर रूप से जख्मी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देवेंद्र का लड़का बाइक लेके आया था, सो पहले तुम्हारी भैंस पे निकाली थी,
और फिर आगे हमारे चाचा ने मना किया, फिर चाचा के ऊपर मतलब टक्कर मार के पड़ गए थे। फिर सबने मना किया, तभी ईंट पत्थर का लूटे। तो वो क्या कहते हैं, फिर वो रमेश के लड़के और अंदरान के लड़के और भोरे के लड़के और सब परिवार ही था उनका। ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये ईंट पत्थर फेंके? हाँ, देवेंद्र के लड़का और रमेश के लड़के, अंदरान के लड़के थे और प्रेमपाल के लड़के और सब उनका सारा परिवार ही था। किस बात को लेके हुआ ये मामला? इसी बात को लेके उन्होंने कहा कहते बाइक के पीछे हुआ था, हमारी भैंस के ऊपर निकाला था। फिर हमारे चाचा ने मैंने कहा उनमें टक्कर मार के। आगे बढ़ते हैं, खबर बलिया से है, जहां पर युवक की चाकू गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई है। खेत में खून से लथपथ युवक का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छोटकी सेरिया गांव का रहने वाला था मृतक। मांसडी रोड थाना के आसचौरा गांव की यह घटना है, जहां पर एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। हत्या क्यों की गई है, फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक युवक जो खेत पर काम करने गया था और उसे चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई और वहीं छोड़ दिया गया। खून से लथपथ शव को पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की तफ्तीश शुरू हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बलिया की तस्वीर है। युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई है। छोटकी सरिया गांव का रहने वाला था मृतक। कुछ नहीं हुआ था मामला में, कोई किसी से हमको विरोध नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं, किसी से लड़का झगड़ा झुगड़ी नहीं किया था। तो क्या मामला को बता? अभी क्या हुआ है? अभी तो फिलहाल में इसको जो है मार दिया गया है। और क्या हुआ है? कैसे मारा गया है? अब इसको चाकू भी लगा हुआ है और जो है इसमें लड़ा के इस पुलिया में जो है मार दिया गया है। घर से कब गायब थे ये? 8:30 बजे। आप लोगों को कब पता चला है? वो पता तो हम लोग 10 बजे फ़ोन लगाने लगा, फ़ोन तो स्विच ऑफ जाने लगा। फिर रात को 11 बजे ढूंढना शुरू कर दिया। हम 1 बजे रात को यहीं बगल में भी आए थे, लेकिन यहाँ नहीं आ पाए, वहीं से लौट गए। सगरी देखे हम लोग कि किधर नहीं ना आया हुआ है। और उसके बाद चले गए घर। फिर जो है 2 बजे रात को गांव में गए, अपने गांव में ढूंढने के लिए कि जाए गांव में देखे कहाँ है। वहाँ भी पता किए, इधर उधर फ़ोन किए, पता नहीं चला इसको। फिर सुबह में जो है मैं 6 बजे अपना मोटरसाइकिल लेके जो है इधर ही आया था, तो अकेला ही लड़का पड़ा था। तो हम पहचान लिए दूर से शर्ट देख के कि यही। आगे बढ़ते हैं, खबर लखीमपुर खीरी से, जहां शराब तस्करों के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई जारी है। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद आबकारी विभाग ने एक घर पर छापेमारी की है। मोहल्ला कुमारन टोला में एक घर पर रखी गई थी शराब। आबकारी विभाग की टीम ने शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आबकारी विभाग ने घर से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। हरियाणा से तस्करी कर लाई गई थी शराब। लखीमपुर खीरी की तस्वीर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मुखबिर की सूचना के बाद आबकारी विभाग ने छापेमारी की है और इसमें भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। इस मामले में एक शख्स को पकड़ा गया है। कहा यह जा रहा है कि हरियाणा से यह शराब लाई गई थी, जिसे लखीमपुर खीरी में ब्लैक मार्केट के तौर पर ये लोग बेचने वाले थे। लेकिन मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग मौके पर पहुंचकर छापेमारी की, जहां से एक घर में देखा गया कि भारी मात्रा में शराब रखा हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।